नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम भारतीय खेलों में नए युग की शुरुआत। मैं हूं सुचित्रा। भारतीय खेल प्रशासन कानून के साथ भारतीय खेलों में एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। यह भारत का पहला समर्पित खेल कानून है, यानी पहली बार भारत में खेल संचालन के लिए व्यापक कानूनी ढांचा दिखाई देगा। ये कानून अब तक की बिखरी हुई नीतियों और अदालतों के आदेशों की जगह लेगा। भारतीय खेलों को कानूनी रूप से एक सुदृढ़ तंत्र मिलेगा। इस कार्यक्रम में विस्तार से जानेंगे इस कानून के बारे में और इसके तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम की, भारतीय खेलों में एक नए युग की शुरुआत। संसद के दोनों सदनों में पारित होने और फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 अब कानून बन चुका है। ये कानून देश में खेल प्रशासन को जवाबदेह और पारदर्शी बनाएगा। ये कानून राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता प्रदान करेगा। वहीं इसमें निकायों के कामकाज को रेगुलेट करने का भी प्रावधान है। देखिए ये खास रिपोर्ट। I move the bill pass. Bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think ayes have it. Ayes have it. Ayes have it. The bill is passed. देश में खेल प्रशासन को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के साथ खेल प्रतिभाओं को तलाशने और खिलाड़ियों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के मकसद के साथ राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 संसद के दोनों सदनों में पारित होने और फिर राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद अब कानून बन चुका है। राष्ट्रीय खेल प्रशासन कानून राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता प्रदान करने और उनके कामकाज को रेगुलेट करने का प्रावधान करता है। कानून में हर खेल के लिए राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति और राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय खेल महासंघों की स्थापना का प्रावधान है। ये राष्ट्रीय निकाय संबंधित अंतर्राष्ट्रीय निकायों से संबद्ध होंगे। कानून में प्रावधान है कि प्रत्येक राष्ट्रीय खेल निकाय का एक सामान्य निकाय होगा, जिसमें प्रत्येक संबद्ध सदस्य के समान संख्या में प्रतिनिधि और कुछ पदेन सदस्य होंगे। इसमें अधिकतम 15 सदस्यों वाली एक कार्यकारी समिति होगी, जिसमें कम से कम 2 उत्कृष्ट खिलाड़ी और 4 महिलाएं होंगी। यह कानून केंद्र सरकार को एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड स्थापित करने का अधिकार देता है, जो राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता प्रदान करेगा और उनकी संबद्ध इकाइयों को पंजीकृत करेगा। कानून में खेल संबंधी विवादों को निपटाने के लिए एक राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण के गठन का भी प्रावधान है। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल के क्षेत्र में देश की सकारात्मक छवि बनाने के लिए ये एक अच्छा कानून बनेगा। देश में एथलीट सेंट्रिक व्यवहार बनेगा, फेडरेशन में पारदर्शिता आएगी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में स्पीड आएगी और उसके साथ महिला और दिव्यांग जनों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। और आने वाले दिनों में हम हमारी मेडल टैली की स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे, जिसके आधार पर हम आने वाले 10 साल में दुनिया में स्पोर्ट्स सेक्टर में 1 से 10 में क्रम में आएंगे। खेल से जुड़े अन्य लोगों ने इस कानून को सही दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम बताया। काफी अच्छे इसमें रिफॉर्म्स करे गए विच आर एथलीट सेंट्रिक। सबसे पहले तो अगर आप देखें कि एथलीट को एक वॉइस मिलेगी एग्जीक्यूटिव कमिटीज में जाने के लिए, जिससे एथलीट सेंट्रिक थॉट प्रोसेस जो है वो फेडरेशन में ट्रांसलेट होगी। जितने भी विवाद हैं फेडरेशन की वजह से जो एथलीट सफर करते हैं या फिर एथलीट्स को लेके जो फेडरेशन की तरफ जो विवाद है वो सारे वेरी इजीली एड्रेस हो पाएंगे। राष्ट्रीय खेल प्रशासन कानून भारतीय खेलों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और पेशेवर रवैया लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कानून खेल संगठनों को और अधिक व्यवस्थित और खिलाड़ी केंद्रित बनाने का प्रयास करता है, जिससे भारत की वैश्विक खेल के मंच पर स्थिति को और मजबूत करने में मदद मिल सकती है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।
तो भारत को मिल गया है एक नया खेल कानून और इस कानून पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे 3 खास मेहमान। हमारे साथ जुड़े हैं देवेंद्र झाझड़िया जी, अध्यक्ष हैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के। हमारे साथ जुड़े हैं कंवर सुल्तान सिंह जो महासचिव हैं NRAI के, और हमारे साथ जुड़े हैं दीपक दुबे जी जो निशानेबाजी कोच हैं, हाई परफॉर्मेंस मैनेजर भी हैं वो शूटिंग खेलो इंडिया के। सबसे पहले आपके पास आऊंगी देवेंद्र जी। एक लंबे समय से इंतजार था एक खेल कानून का, और जिस तरह से ड्राफ्ट तैयार करने की जो पूरी प्रक्रिया थी, खिलाड़ी उसमें लगातार शामिल रहे, खिलाड़ियों की बात सुनी गई, क्योंकि आप एक खिलाड़ी भी रह चुके हैं और अब आप एक खेल प्रशासक भी हैं। किस तरह से देखते हैं इस खेल कानून को जिसके केंद्र में खिलाड़ी हैं? सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं एज ए खिलाड़ी के तौर पे कि इस कानून में सबसे ज्यादा किसी की सुनी गई तो वो खिलाड़ी की सुनी गई। खिलाड़ियों से बार बार राय ली गई, खिलाड़ियों से पूछा गया, एक बार नहीं कई बार पूछे गए, सुझाव लिए गए। और आज मैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट होने के नाते भी कहीं न कहीं मैं इसलिए बधाई देता हूं कि अब खिलाड़ी के लिए सरकार, फेडरेशन, उन सब की एक जिम्मेवारी हो गई है। यदि हमें 2047 तक जो हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, हमने संकल्प लिया है जी, यदि वहां तक हमें पहुंचना है, 2036 के ओलंपिक पैरालंपिक की आपको मेजबानी लेनी है, तो आपको ये कानून लाना बहुत जरूरी था। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस कानून में जो लेकर के आए हैं, इसमें खिलाड़ी को ग्रास रूट पे डेवलप कैसे किया जाए, क्योंकि फेडरेशनों को इसमें जवाबदेही रहेगी जी, कि आपको नीचे फेडरेशन बनानी पड़ेगी, स्थानीय लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा। और इससे भी बड़ी बात मुझे जो लगी इसमें वो ये है कि खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व अब फेडरेशनों में भी बढ़ेगा। जी, हमारे कहीं न कहीं महिलाओं का, क्योंकि उसमें रखा गया है कंपलसरी महिलाओं को रखना, तो एक पूरा महिलाओं का वर्ग भी प्रतिनिधित्व आएगा। जब हम सब मिलकर के इसमें काम करेंगे तब मैं कह सकता हूं कि हम भारत एक स्पोर्टिंग कंट्री बनेगा, क्योंकि हमें खेल ही नहीं एक स्पोर्ट्स कल्चर में डेवलप करना होगा। जी, ये जो कानून आया है, ये विधेयक जो लाया गया है, मैं मानता हूं ये खिलाड़ियों के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा। आने वाले समय में जो खिलाड़ियों को जी। इससे जो फायदा मिलेगा वो बिल्कुल अपने आप में बड़ी बात होगी। एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी देवेंद्र जी, आपने जो पूरा बदलता हुआ परिदृश्य है भारत में खेलों का वो देखा है। चुनिंदा देश हैं जिनके पास एक अपना खेल कानून है। कैसे देखते हैं आप इस उपलब्धि को कि भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां पर खेलों के लिए एक अलग कानून है? बिल्कुल, मैं उस दिन मुझे बड़ा फक्र हुआ कि मैं कजाकिस्तान में था और एशियन पैरालंपिक कमेटी की हमारे वहां जनरल असेंबली चल रही थी जी, तो वहां पे 45 देशों के नेशनल पैरालंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट आए हुए थे एशिया के। उन्होंने वो देखा कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से वो सभी जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने मेरे को स्पेशली बधाई दी कि इंडिया में बहुत अच्छा ये कानून आया है और खेल के लिए एक बहुत अच्छा सकारात्मक काम हुआ है। कहीं न कहीं मैं इंडिया की बात नहीं करूंगा, ये वर्ल्ड वाइड मैसेज है। जी, बहुत कम जगह ऐसा इतनी जिम्मेवारी पूर्वक कोई सरकार काम कर रही है। मैं फिर से बधाई देना चाहता हूं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि खास करके पैरा खिलाड़ी हमेशा ही कहते हैं कि लोगों के लिए पीएम का मतलब होता है प्रधानमंत्री, जी, लेकिन हमारे खिलाड़ी कहते हैं हमारे लिए होता है परम मित्र। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल, बड़ा अच्छा लगता है जब खिलाड़ियों में इतना हौसला रहता है। बिल्कुल। और आने वाले टाइम में जरूर जो ये
अभी इसमें आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बदलाव आएगा स्पोर्ट्स में। आप देखना मेडल टैली में हम अच्छी परफॉर्मेंस देंगे जी और कहेंगे स्पोर्ट्स कल्चर भी डेवलप होगा। जी बिल्कुल, वही उद्देश्य भी है इस कानून को लाने का। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। ये गोलदाने खजाने हैं स्वाद के। नागौर की इसी बेहतरीन सरसों से निकलता है MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। सिर्फ झांझ ही नहीं, स्वाद भी। मिले असली सरसों के तेल का मजा। स्वाद में दम लगे कम, सेहतमंद MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। जीत गया। क्या? 500। नई स्किन अपग्रेड है, सिर्फ 2500। फिर तुम अपने सारे दोस्तों को हरा सकते हो हमेशा। दिखा जरा। ये तो पक्का फ्रॉड है। ये गेम इसके सब दोस्त खेलते हैं। 143K डाउनलोड है। ये कहाँ फेमस है? भैया दिला दो ना। ऐसी गेम से दूर रहना है, ये एक नशा है। आज 2500 का है, कल 25,000 का लगेगा। ऐसे ही तो फ्रॉड के लूप में फंसाते हैं। लेकिन असली गेम कुछ और ही है। पैसे भी ले लेंगे और हो सकता है तुम्हारे फोन का एक्सेस भी, और फिर तुम्हें ब्लैकमेल करेंगे। स्कैमर्स के घिसे पिटे तरीकों में फंसकर मत करो कोई ट्रांजैक्शन। इंडिया, स्टॉप, थिंक, देन टेक एक्शन। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दादू आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? बेटा दादू की तबीयत खराब है, उन्हें तेज बुखार, सर दर्द और उल्टियाँ भी हो रही हैं। बच्चों, मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। ठंड के साथ कंपकपी, तेज बुखार, सर दर्द, उल्टी इत्यादि। अगर किसी को भी ये लक्षण हो तो जांच व उपचार कराना चाहिए। हमें तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। मलेरिया के लक्षण हो तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मुफ्त में जांच और संपूर्ण उपचार करवाएं। ये दृढ़ संकल्प हमारा है। भारत को मलेरिया मुक्त बनाना है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नए खेल कानून की, और अब आइए देखते हैं कि किस तरह से पुरानी जो आपत्तियां थी उनका जवाब देता है ये नया कानून। तो पहले आपत्ति थी कि खेल संगठनों की जो स्वायत्तता है उस पर खतरा हो जाएगा। तो नया कानून कहता है कि IOC के ओलंपिक चार्टर से ये पूरी तरह मेल खाता है, यानी कि जो IOC चार्टर में है वही इस खेल कानून में है। इसके अलावा जो एक और आपत्ति पहले बताई गई थी वो था कि जो NSB की भूमिका है वो केवल निगरानी तक ही सीमित रह जाएगी, और लेकिन अब जो नया कानून है वो ये कहता है कि निगरानी तक सीमित रहेगी, उसमें सीधा हस्तक्षेप जो है वो नहीं होगा। यानी कि वो कहता है कि NSB की जो भूमिका है वो केवल निगरानी तक सीमित है, सीधा हस्तक्षेप नहीं होगा। किसी तरह का जो खतरा है वो खेल संगठनों की स्वायत्तता पर नहीं होगा। इसके अलावा जो एक और आपत्ति थी वो थी कि राजनीतिक जो नियंत्रण है वो ज्यादा हो जाएगा। तो नया कानून कहता है कि जो उम्र, कार्यकाल और कूलिंग ऑफ जैसी जो सीमाएं हैं वो तय की जाएंगी, यानी कि जो सब कुछ है वो नियमों के हिसाब से होगा। उम्र, कार्यकाल और कूलिंग ऑफ जैसी जो सीमाएं हैं वो तय रहेंगी। इसके अलावा कोई भी जो सरकारी पदाधिकारी है वो खेल निकायों में नहीं होगा, यानी कि राजनीतिक नियंत्रण ज्यादा नहीं होगा क्योंकि कोई भी सरकारी पदाधिकारी नहीं होगा। वहीं आपत्ति थी कि RTI से जो कार्य हैं वो प्रभावित होंगे। तो नया कानून कहता है कि RTI सिर्फ सार्वजनिक कार्यों और फंडिंग से जुड़ी जानकारी तक सीमित रहेगी, यानी कि जो RTI से जुड़ी आपत्ति थी उसका भी जवाब देता है। पारदर्शिता से ही विश्वास बढ़ेगा, यानी कि विश्वास बढ़ाने का जो उद्देश्य है वो पारदर्शिता से बढ़ेगा। एक आपत्ति थी कि कानूनी दखल से खेल रुक सकते हैं, यानी कि खेलों को लेकर जो आपत्ति थी, कहा गया है कि ट्रिब्यूनल सिर्फ गवर्नेंस, पात्रता और नैतिकता से जुड़े मामलों को ही देखेगा, यानी कि जो स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल है वो कुछ ही मामलों को देखेगा। मैच के फैसले या ऑन फील्ड मामलों में कोई दखल नहीं होगा, यानी कि जो गेम ऑन है मैदान पर उसमें कोई दखल नहीं होगा। एक आपत्ति थी कि IOC से टकराव हो सकता है, यानी कि जो वैश्विक बॉडी है उससे टकराव हो सकता है। तो IOC और FIFA जैसे जो संगठन हैं उनसे विमर्श के बाद ही ये जो कानून है ये
तैयार किया गया है। तो IOC से कोई टकराव नहीं होगा। जो संवेदनशील मुद्दे हैं उस पर परामर्श का प्रावधान है और चार्टर का पूरी तरह से सम्मान किया गया है। एक और आपत्ति थी कि नियम जो है वो बहुत जटिल है। तो कानून कहता है कि जो फेडरेशन पहले से अच्छा काम कर रही हैं उनके लिए कोई बदलाव नहीं है, यानी कि जिन फेडरेशंस में गड़बड़ियां हैं उन्हें यहाँ पर सावधान होना होगा। सिर्फ समान मानक और कानूनी संरक्षण देता है, यानी कि ये जो कानून है वो समान मानकों का पालन करता है और कानूनी संरक्षण देता है। तो यहाँ पर हम अब रुक करते हैं अपने एक और मेहमान का। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कंवर सुल्तान सिंह जो महासचिव हैं NRAI के। जी कंवर सुल्तान सिंह जी, हम देख रहे हैं कि जो फेडरेशंस हैं उनको भी एक तरह की चिंता थी, तो इस कानून ने कहीं ना कहीं फेडरेशंस की चिंता को भी दूर किया है। चिंता हमें देखिए, सबसे बड़ा पहले तो ये जो एक्ट आया है इससे ये हो गया है कि अब ये सारा जो प्रोसेस स्पोर्टिंग एक्टिविटी का देश में वो अब डेमोक्रेटाइज हो गया है और वो नेशनल लेवल से स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पर्कुलेट कर गया है, जहाँ पे एक ही स्तर पे ये एक्ट आ गया है, जहाँ पे स्पोर्ट्स को इतनी मान्यता दी गई है कि इट हैज बिकम एन एक्टिविटी ऑफ नेशनल रिकॉग्निशन का एक पार्ट था स्पोर्टिंग एक्टिविटी। अब इसको एक सेपरेट इसी बेसिकली इसका ऑब्जेक्ट क्या है एक्ट का कि जो हमारे यहाँ एबल स्पोर्ट्समैन जो हैं वो किसी चीज से डिप्राइव ना हो पाए अपने ग्रोथ में या उनकी प्रमोशन में। बट इस एक्ट से क्या होता है कि जहाँ पे सरकार ने अब ये रखा है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक उनकी रिकग्निशन और सारा का सारा जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो विदाउट द सपोर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चल सकता। तो अब उसके लिए सरकार ने अपने आप को ही दायित्व ले लिया है कि हम उन चीजों को प्रोवाइड करेंगे। आज जहां तक देखिए फेडरेशंस का सवाल होता है, फेडरेशंस दो स्तर पे काम करती हैं। एक तो होता है प्रमोशन स्पोर्ट्स का और दूसरा उस स्पोर्ट्स में आगे बेस्ट टू बेस्ट कोचिंग कैसे दी जाए और ट्रेनिंग के लिए बच्चों को आगे से आगे कैसे पार्टिसिपेट करने के लिए अगले स्तर तक उनको सपोर्ट करी जाए। एक वो है तो नेशनल लेवल पे हमारे अगेन प्रमोशनल सेटअप रहता है और ये भी रहता है कि हम जो हमारी टीम्स जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस और ओलंपिक्स और एशियाड में जाती हैं तो उनको एक एक्सेलेंस ट्रेनिंग एनवायरनमेंट दिया जाए। बिल्कुल, खिलाड़ियों का जो हित है वो ध्यान में रखा गया है। यहाँ पर हम लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक के बाद दीपक दुबे जी के पास जाएंगे। देखते रहिए DD न्यूज। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। MDH। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढक कर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्री आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना, दिमाग चार्ज कर रखना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना। बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। RBI कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। दादू ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए
रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं नए खेल कानून पर और हमारे साथ जुड़े हुए हैं निशानेबाजी कोच दीपक दुबे जी। जी दीपक जी, इसमें जो स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल है वो खिलाड़ियों की समस्याओं को एक जगह पर सुने जाने का पॉइंट बन गया है। आप क्योंकि खिलाड़ियों के साथ इतना नज़दीकी से काम करते हैं, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि खिलाड़ियों को छोटे छोटे मसलों के लिए पहले अदालतों के चक्कर काटने पड़ते थे, ये एक 1 पॉइंट सोल्यूशन कितना ज़रूरी है खिलाड़ियों के लिए? सबसे पहले तो मैं देशवासियों को इस जो खेल का आज नया बिल पास हुआ है उसके लिए बधाई देना चाहता हूं। और इस खेल के नियम से जो भी अगर किसी खिलाड़ी है या फेडरेशन या फिर जो कोचेज है उनके बीच में कुछ भी मतभेद होता है और खिलाड़ी को जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है, तो उस लिए भी जो नियम कानून बना है, आई थिंक ये खेल के हित में है। और इससे हर खिलाड़ी भी प्रसन्नचित हैं कि उनको एक नया दिशा निर्देश मिलेगा। आने वाली आगामी जो चैंपियनशिप होंगी उसके लिए एक रोड मैप मिलेगा। और मेरे हिसाब से एक जरूरी भी था, क्योंकि जिस तरीके से एक इंडिया अब एक नया खेल आप कह सकते हैं कि एक माहौल बन रहा है कि जैसे लोग पढ़ाई लिखाई के लिए भी अपने बच्चे को आगे बढ़ाते थे और आज उस खेलों के प्रति भी उनको रुझान दे रहे हैं कि आप खेल भी खेलिए। और एक नया युग जैसे आप कह रहे हैं कि खेलों में नया युग की शुरुआत हो रही है, इस नियम से, इस बिल से हर किसी को फायदा होगा, चाहे वो हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो या खेल मंत्रालय हो या फिर हमारे फेडरेशन हो और इवन खिलाड़ियों सभी को फायदा होगा। दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी और सुल्तान कंवर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वाकई भारतीय खेलों में एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन हम आपको छोड़ जाते हैं अपनी स्पेशल सीरीज बात बदलते बिहार की के साथ, क्योंकि बिहार में रिवर्स माइग्रेशन की इन दिनों खूब चर्चा है। नमस्कार। बिहार के कई ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ही मुख्य पेशा है, लेकिन बढ़ती आबादी और घटती कृषि भूमि के कारण सभी को रोजगार नहीं मिल पाता, जिससे लोग पलायन करते हैं। आज का बिहार 25 साल पहले का बिहार नहीं है। यहाँ की डबल इंजन की सरकार ने उद्योग धंधे में रोजगार सृजित करने का अभियान चला रखा है। देखते हैं बात बिहार की इस स्पेशल सीरीज में कि कैसे बिहार के लोग दूसरे राज्यों से वापस आकर बिहार में अपने ही घर में रोजगार पाकर सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। बिहार एक ऐसा समय था जब यहाँ के लाखों लोग रोजगार की तलाश में पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे राज्यों का रुख करते थे। खेतों में मेहनत करने वाले हाथ, गांव के चौपाल पर बैठने वाले लोग मजबूरी में अपने घर परिवार को छोड़कर सैकड़ों किलोमीटर दूर निकल पड़ते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। 2005 के बाद से यहाँ सिर्फ सरकार नहीं बदली, बदला है माहौल, बदला है भविष्य का भरोसा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2001 से 2003 के बीच मजदूरों का लगातार राज्य से बाहर जाना आम बात थी, लेकिन 2006 से 2008 यानी बदलाव के शुरुआती सालों में मजदूरों का पलायन 26% तक घट गया। पहले तिरपुर में काम करते थे, रहने जहानाबाद जिला के रहने वाला है और वहाँ से ज़्यादा दूर लगता था आने में, 3 दिन लगता था जाने में। यहाँ लोकल में है तो थोड़ा टेंशन नहीं है, अपना घर भी जा सकते हैं समय पर और यहाँ लोकल में कोई तरह की दिक्कत नहीं है। इस बदलाव के पीछे कई वजहें रही। मनरेगा जैसी योजनाओं ने ग्रामीणों को गांव में ही काम दिया। सड़कों और पुलों के निर्माण ने खेत और मंडी के बीच की दूरी घटा दी। छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिला और धीरे धीरे मजदूरी का पलायन थमने लगा। नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट कहती है कि 2015-16 में जहां बिहार की 51.89% आबादी बहुआयामी गरीबी में थी, आज यह घटकर 34% रह गई है। यानी करीब 2.25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। बिहार में अच्छा है, बिहार झारखंड में कोई फर्क नहीं है, सब चीज यहाँ सही है। बम्बई में तकलीफ होता था, आने जाने में दिक्कत था, वहाँ के लोग सताते थे, पैसा वैसा सब छीन लेते थे। यहाँ पे रहने के बाद अच्छा है। कई परिवार तो वर्षों बाद लौटे हैं। गरीबी कम हुई है, लोग
वापस लौट रहे हैं और यहीं कमाने लगे हैं। वहाँ पे रहने का तो रूम था, पर होटल में खाते थे, फिर बाथरूम वगैरह का थोड़ा सा दिक्कत था, पर यहाँ पे कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। यहाँ रहने का भी सुविधा है, खाने का भी सुविधा है, बाथरूम भी फैसिलिटी अच्छा से, हर चीज़ का सुविधा यहाँ पे मिलता है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल है हम लोग। गांव में बदलाव साफ दिखता है। खेतों में काम करने वाले मजदूर अब अपने ही गांव में रोजगार पा रहे हैं। बच्चे अपने माता पिता के साथ बड़े हो रहे हैं और छोटे व्यवसाय पनप रहे हैं। अभी हम फतुआ जिला पटना में फतुआ में हाई स्पीड कंपनी में काम कर रहे हैं। बहुत फर्क है सर, यहाँ अपना गांव से 20-25 किलोमीटर के अंदर में है, वहाँ तो 1680 किलोमीटर था मुंबई, तो वहाँ से तो बहुत बेहतर है। हम यहाँ घर परिवार के सब लेकिन बच्चे के साथ में रहते हैं और यहाँ बच्चा भी पढ़ता है मेरा। अभी यहाँ ठीक ठाक चल रहा है सब काम। आज का बिहार पहले से कहीं ज्यादा जुड़ा हुआ, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा अवसरों वाला है। यह बदलाव सिर्फ सरकारी आंकड़ों में नहीं बल्कि गांव के हर घर में महसूस हो रहा है। बिहार में लोकगीत की एक विधा है पूर्वी। इसमें नवविवाहिता युवती के दर्द को दर्शाया गया है कि कैसे शादी होते ही उसका पति रोजी रोजगार की तलाश में पत्नी को छोड़कर परदेश कमाने चले जाता है। पूर्वी में कलकत्ता शहर का जिक्र जरूरी है क्योंकि उस समय बिहार वासियों के पलायन का मुख्य केंद्र कलकत्ता ही था। आज बिहार बदला है, माइग्रेशन की जगह रिवर्स माइग्रेशन ने ले ली है। बात बिहार की में बस आज इतना ही। कल फिर रिवर्स माइग्रेशन पर लेकर आएंगे फिर एक नई सफल कहानी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।